नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए ऋषभ बोथरा और आज हम बात करने वाले हैं बजट 2025 के उन सभी इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में जो आपकी सैलरी, बिजनेस, टैक्स प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट्स पर असर डालने वाले हैं। इस बजट में टैक्स स्लैब्स बदले गए हैं, एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के लिए नए इंसेंटिव्स लाए गए हैं और टीडीएस और टीसीएस रूल्स में भी बड़े चेंजेस किए गए हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप नए बजट के रूल्स के बेस्ट यूज करके अपना टैक्स बचा सकते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के चेंजेस के बारे में। उसमें सबसे बड़ा चेंज है, नया टैक्स स्लैब आया है विच मींस जीरो टैक्स अप टू 12.75 लाख। हाँ, अगर आप 10 से 12 लाख कमा रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ता था, चाहे आप सैलरी से कमा रहे हो या बिजनेस से। पहले 7 लाख के इनकम पर टैक्स फ्री थी और उस पर रिबेट मिलता था, लेकिन उसके ऊपर इनकम होने पर तुरंत टैक्स लग जाता था। इस वजह से मिडिल इनकम सैलरीड लोगों पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता था। अब 12 लाख तक की इनकम पर 100% रिबेट मिल रहा है। अगर आप सैलरीड हैं तो 75,000 रुपीज का एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। पहले वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज था, मतलब 12.75 लाख तक का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नए टैक्स स्लैब्स भी आपके लिए बेनिफिशियल हैं। नए टैक्स स्लैब कुछ इस तरीके से हैं कि पहले 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स है, 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स है, 12 से 16 लाख तक 15% टैक्स है, 16 से 20 लाख तक 20% टैक्स है और 20 लाख से 24 लाख पे 25% टैक्स स्लैब है और 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स स्लैब लगता है। अगर आप पहले ओल्ड टैक्स रिजाइम यूज कर रहे थे तो अब न्यू टैक्स रिजाइम का बेनिफिट जरूर देखें। अगर आपकी सैलरी 12 लाख तक है तो आप बिना किसी एक्स्ट्रा डिडक्शन का इनकम टैक्स फ्री एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कैपिटल गेन्स पर यह रिबेट नहीं मिलेगा। दूसरा मेजर चेंज है हाउस प्रॉपर्टी के टैक्सेशन के ऊपर। आपके पास एक घर है लेकिन आप किसी वजह से वहां नहीं रहते, क्या आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा? अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में नहीं रहते और दूसरी जगह रेंटेड या पेरेंटल हाउस में रहते हैं तो गवर्नमेंट ये मान लेती है कि आपने वो घर किसी को किराए पे दिया है। आपको नोशनल रेंट डिक्लेयर करना पड़ता था, चाहे आपने घर रेंट पे दिया हो या नहीं दिया हो। इस पे भी टैक्स लगता था जो अनफेयर था। अब अगर आप किसी भी रीजन से अपने घर पे नहीं रहते हो तो भी उसका एनुअल वैल्यू निल माना जाएगा, मतलब अब बिना किसी नोशनल रेंट के टैक्स फ्री रखा जा सकता है। ये रूल सिर्फ 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई होगा। अगर आपके पास 3 या उससे ज्यादा के घर हैं तो ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज पर नोशनल रेंट का टैक्स लगेगा। तीसरा चेंज आया है, इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ द इनकम ऑफ द एम्प्लॉइज फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग परक्यूजिट्स। एक इंपॉर्टेंट चेंज आया है जो सैलरीड एम्प्लॉइज के परक्यूजिट्स पर इंपैक्ट करेगा। पहले अगर एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट या फैसिलिटी देता था तो उसका टैक्सेबल परक्यूजिट तभी काउंट हो जाता था तब जब एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से ऊपर होती थी। यह लिमिट फाइनेंस एक्ट 2001 से फिक्स की गई थी, लेकिन तब तक के सैलरी स्टैंडर्ड्स और आज के सैलरी स्ट्रक्चर्स में बहुत दिन रात का फर्क आ चुका है। दूसरा मेजर चेंज ये है कि अगर एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर का फॉरेन मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा उठाता है तो वो टैक्स फ्री तभी होता जब एम्प्लॉय की ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से कम होती। ये फाइनेंस एक्ट 1993 से फिक्स किया हुआ था, जो आज के टाइम पर इररिलेवेंट हो चुका है। बजट 2025 ने इस आउटडेटेड सिस्टम को चेंज करने का डिसीजन लिया है। अब गवर्नमेंट नए रूल्स प्रेस्क्राइब करेगी जो सैलरी और कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से एडजस्ट होंगे। ये चेंज 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होगा और असेसमेंट ईयर 2026-2027 के नए परक्यूजिट्स लिमिट का फायदा मिलेगा। टीजीबीपी के इनकम के ऊपर एक नया चेंज आया हुआ है और वो उसके अंदर है कि इंसर्शन ऑफ सेक्शन 44 बीबीडी। ये सेक्शन नॉन रेसिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब समझते हैं ये सेक्शन क्या बात कर रहा है। ये सेक्शन उन नॉन रेसिडेंट के लिए है जो इंडिया में किसी रेसिडेंट कंपनी को सर्विस या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए यूज होता है।
इस नए सेक्शन के तहत जो भी अमाउंट इंडिया में रिसीव या एक्रू होता है उसका 25% ऑटोमेटिकली प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन यानी पीजीपीपी माना जाएगा। और ध्यान रहे इस कैलकुलेशन में कोई भी लॉस या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का सेट ऑफ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं टीडीएस थ्रेशोल्ड्स और टीडीएस रेट्स के नए चेंजेस के बारे में जो फाइनेंस बिल 2025 में प्रपोज किए गए हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टीडीएस रेट इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि कंप्लायंसेस आसान और टैक्स पेयर पर बर्डन कम हो। उसके अंदर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के लिए जो सेक्शन 194 LBC के अंदर आता था, पहले टीडीएस रेट उसमें 25% और 30% था, अब इसे घटाकर 10% कर दिया है। इंश्योरेंस कमीशन जो सेक्शन 194D के अंदर आता था, इसका भी जो टैक्स टीडीएस रेट था वो 5% को रिड्यूस करके 2% कर दिया है। अब बात करते हैं टीडीएस की थ्रेशहोल्ड लिमिट के ऊपर। पहले छोटी ट्रांजैक्शन पर भी टीडीएस लगता था, लेकिन अब नए थ्रेशहोल्ड सेट किए गए हैं ताकि छोटी अमाउंट्स पर अननेसेसरी टीडीएस ना कटे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज जो पहले बिना किसी थ्रेशहोल्ड के टीडीएस अट्रैक्ट करता था, अब उसका लिमिट 10,000 तक बढ़ा दिया गया है। बैंक और पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट के लिए भी नए चेंजेस आए हैं। पहले सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 और दूसरों के लिए 40,000 का थ्रेशहोल्ड था, अब इसे सीनियर सिटीजन का बढ़ा के 1 लाख तक कर दिया गया और नॉर्मल लोगों का 50,000 तक बढ़ा दिया गया है। डिविडेंड इनकम पर भी रिलैक्सेशन दिया गया है। पहले 5,000 तक डिविडेंड इनकम टैक्स फ्री था, लेकिन अब ये लिमिट बढ़ा के 10,000 कर दी गई है। म्यूचुअल फंड यूनिट्स के मिलने वाले इनकम पर भी पहले 10% तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा, जो पहले 5,000 रुपीज था। म्यूचुअल फंड्स यूनिट से मिलने वाली इनकम पर भी अब 10,000 तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा, जो पहले 5,000 था। लॉटरी और हॉर्स रेस विनिंग पर भी नए रूल्स लाए गए हैं। पहले अगर विनिंग्स 10,000 से ज्यादा होती थी तो टीडीएस लगता था, अब ये लिमिट 10,000 पर ट्रांजैक्शन के बेसिस पर काउंट होगा, ईयरली एग्रीगेट बेसिस पर नहीं। इंश्योरेंस कमीशन और ब्रोकरेज इनकम के लिए भी नए थ्रेशोल्ड्स आए हैं। पहले 15,000 से ऊपर कमीशन या ब्रोकरेज पर टीडीएस लगता था, ये अब लिमिट 20,000 कर दी है। प्रोफेशनल सर्विस और रेंट के लिए भी नए थ्रेशोल्ड सेट किए गए हैं। पहले 30,000 के ऊपर प्रोफेशनल फीस पर टीडीएस कटेगा, अब ये लिमिट 50,000 हो चुकी है। रेंट के लिए भी ईयरली पहले 2,40,000 का लिमिट था, जो अब 50,000 पर मंथ हो गया है। लैंड एक्विजिशन कंपनसेशन के लिए भी अब नए रूल्स हैं। पहले 2.5 लाख के ऊपर कंपनसेशन पर टीडीएस लगता था, अब ये लिमिट 5 लाख तक कर दी गई है। इन चेंजेस का मेन मोटिव है कंप्लायंस को इजी बनाना, छोटी ट्रांजैक्शन पर अननेसेसरी टीडीएस का बर्डन कम करना और टैक्स पेयर के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना। अब बात करते हैं टीसीएस से रिलेटेड चेंजेस के ऊपर। सबसे पहले सेक्शन 206C सब सेक्शन 1C के अंडर जो टीसीएस लगता था उससे कंप्लीटली हटा दिया गया है। पहले रूल ये था कि अगर किसी भी सेलर का सेल 50 लाख से ज्यादा होता है तो उसे बायर से 0.1% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता था, लेकिन दूसरी तरफ सेक्शन 194Q के अंडर बायर पर भी 0.1% टीडीएस का ऑब्लिगेशन था अगर परचेज 50 लाख से ज्यादा होती थी। दोनों सेक्शंस एक साथ एप्लीकेबल होने की वजह से डुअल कंप्लायंसेस का इशू हो रहा था। अब फाइनेंस बिल 2025 ने ये सेक्शन 206C सब सेक्शन 1H का पूरा रिक्वायरमेंट ही हटा दिया है, जिससे बिजनेस के लिए कंप्लायंस और इजी हो जाएगा और अननेसेसरी टैक्स बर्डन कम हो जाएगा। अब आते हैं हायर टीडीएस या टीसीएस के रिमूवल की बात पर, जो नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न के लिए था। पहले जो लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते थे तो उन पे सेक्शन 206AB और 206CCA के अंडर टीडीएस और टीसीएस रेट्स लगते थे। ये रूल्स इसीलिए इंट्रोड्यूस किए गए थे ताकि टैक्स कंप्लायंसेस को एनफोर्स किया जा सके। सेक्शन 206AB के तहत अगर कोई भी पर्सन 2 साल तक रिटर्न फाइल नहीं करता था और उसका टीडीएस 50,000 से ज्यादा कटता था तो उस पे नॉर्मल टीडीएस का डबल या मिनिमम 5% का टीडीएस लगता था। इस तरह सेक्शन 206CCA के अंडर नॉन फाइलर्स पर भी हायर टीसीएस एप्लीकेबल होते थे, लेकिन अब फाइनेंस बिल 2025 ने इन दोनों सेक्शन को हटा दिया है, जिसका मतलब है कि नॉन फाइलर्स पर हायर टीडीएस या टीसीएस नहीं लगेगा। ये चेंज टैक्स कंप्लायंस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेगा और अननेसेसरी पेनलाइजेशन को खत्म करेगा।
अब बात करते हैं कि फॉरेन रेमिटेंसेस के टीसीएस थ्रेशोल्ड की। पहले अगर कोई भी इंडिविजुअल 7 लाख से ज्यादा फॉरेन करेंसी रेमिट करता था तो उसके ऊपर टीसीएस लगता था। अब इस थ्रेशोल्ड को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है, जिससे छोटी रेमिटेंस पर टीसीएस का बर्डन कम हो जाएगा। अब बात करते हैं टैक्स डिडक्शन के ऊपर कुछ चेंजेस के बारे में। सबसे पहले स्टार्टअप्स के टैक्स बेनिफिट्स की बात करते हैं। अब तक सेक्शन 80 आईएससी के अंडर एलिजिबल स्टार्टअप्स को अपने प्रॉफिट्स पर 100% टैक्स एग्जेम्पशन मिलता था किसी भी 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए, जो इनकॉर्पोरेशन के फर्स्ट 10 ईयर्स के अंडर क्लेम किया जा सकता था। ये बेनिफिट सिर्फ उन्हीं स्टार्टअप्स के लिए था जो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2025 के बीच इनकॉर्पोरेट हुए होते और जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है। लेकिन अब फाइनेंस बिल 2025 ने इस एलिजिबिलिटी पीरियड को 5 साल और एक्सटेंड कर दिया है। मतलब जो स्टार्टअप्स 1 अप्रैल 2030 तक इनकॉर्पोरेट होंगे वो भी इस एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकेंगे। ये एक्सटेंशन स्टार्टअप्स को और ज्यादा ग्रो करने में मौका देगा और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेगा। अब बात करते हैं एक और डिडक्शन की, एनएसएस नेशनल सेविंग स्कीम विड्रॉल के एग्जेम्पशन के ऊपर। एनएसएस एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम थी जो अप्रैल 1992 से डिसकंटिन्यू हो गई, लेकिन जो लोग पहले इस स्कीम में इन्वेस्ट कर चुके थे उनका पैसा अब तक अकाउंट में पड़ा हुआ है। पहले अगर कोई एनएसएस के विड्रॉ करता था तो उसके ऊपर टैक्स लगता था, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट रिलीफ दिया गया है। अगर कोई भी विड्रॉवल 29 अगस्त 2024 या उसके बाद किया जाता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये एग्जेम्पशन इस वजह से दिया गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर 2024 के बाद एनएसएस डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट पेमेंट भी बंद कर दिया है। मतलब अब इन्वेस्टर बिना किसी टैक्स लायबिलिटी के अपना पुराना पैसा एनएसएस फंड्स का विड्रॉ कर सकेंगे। अब बात करते हैं फाइनेंस बिल 2025 के अंडर चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड नए चेंजेस के बारे में। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पीरियड का सिंप्लीफिकेशन किया गया है। पहले चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को हर 5 साल बाद अपनी रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवानी पड़ती थी। अब नए रूल्स की तहत अगर किसी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन का टोटल इनकम 5 करोड़ से कम है तो उनका रजिस्ट्रेशन 10 साल तक वैलिड रहेगा। इसका मतलब यह है कि छोटी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए कंप्लायंसेस प्रोसेस और भी आसान हो गए हैं और उन्हें बार बार रिन्यूअल करवाने की टेंशन नहीं होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज है सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर से रिलेटेड है। पहले किसी भी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर का डेफिनेशन क्लियर नहीं था। अब नए रूल्स के मुताबिक सिर्फ वही लोग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर्स माने जाएंगे जो रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा डोनेट करेंगे या अगर एग्रीगेट डोनेशन 10 लाख से ज्यादा हो। इसका पर्पस है कि ओनली मेजर डोनर्स को सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर माना जाए और कंप्लायंस क्लियर और ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब चलिए बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ एमलगेमेशन से रिलेटेड नए चेंजेस के बारे में। पहले जब भी कोई कंपनी मर्ज होती थी या बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन होता था तो मर्ज्ड कंपनी मतलब प्रेडेसर के जो भी बिजनेस लॉसेस होते थे उनको कैरी फॉरवर्ड करना और सेट ऑफ करना कॉम्प्लिकेटेड होता था। हर केस में अलग अलग इंटरप्रिटेशंस आते थे जिसकी वजह से एम्बिग्विटी होती थी। अब नए प्रोविजन के मुताबिक अगर कोई कंपनी मर्ज होती है तो प्रेडेसर एंटिटी के कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को मैक्सिमम 8 साल तक सक्सेसर कंपनी सेट ऑफ कर सकती है, जैसे किसी भी नॉर्मल बिजनेस का लॉस का ट्रीटमेंट होता है। मतलब ये रूल कंसिस्टेंट है और दूसरे बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड प्रोविजंस के बराबर है। ये रैशनलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब मर्ज्ड कंपनीज के लिए लॉस यूटिलाइजेशन का प्रोसेस क्लियर हो गया है। इससे मर्जर्स और एक्विजिशंस के केसेस में टैक्स कंप्लायंसेस इजी हो जाएगा और कंपनीज को बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग डिसीजंस लेने में क्लैरिटी मिलेगी। अब बात करते हैं अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के टाइम लिमिट एक्सटेंशन के नए प्रोविजंस के बारे में जो फाइनेंस बिल 2025 में प्रपोज किया गया है। पहले सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A के अंडर टैक्स पेयर्स को 24 मंथ्स तक अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की परमिशन थी अगर उन्हें लगता था कि उनका रिटर्न गलत था या कोई इनकम मिस हो गई थी, लेकिन इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा टैक्स भी देना पड़ता था। अगर अपडेटेड रिटर्न्स 12 मंथ्स के अंडर फाइल किया जाता था तो 25% टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था और अगर 12 से 24 महीने के अंडर के बीच में फाइल होता था तो 50% टैक्स एक्स्ट्रा पे करना था। अब नए अमेंडमेंट्स के मुताबिक
अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की लिमिट बढ़ाकर 48 मंथ कर दी गई है। मतलब टैक्स पेयर के पास 4 साल तक का टाइम होगा अपना रिटर्न अपडेट करने का। लेकिन साथ ही एडिशनल टैक्स रेट भी रिवाइज किए गए हैं। अगर अपडेटेड रिटर्न 24 महीने से 36 महीने के बीच फाइल होता है तो 60% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, और अगर 36 से 48 महीने के बीच फाइल होता है तो 70% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। एक और इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि अगर किसी टैक्स पेयर को सेक्शन 148 के अंडर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का शो कॉज नोटिस मिल गया है तो उस नोटिस को इशू हुए 36 महीने हो चुके हैं तो वो अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकता। लेकिन अगर असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करता है कि नोटिस की जरूरत नहीं है तो टैक्स पेयर को 48 मंथ तक का अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की परमिशन मिलेगी। ये चेंज टैक्स पेयर को कंप्लायंस के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, लेकिन हायर टैक्स कॉस्ट के साथ। क्रिप्टो एसेट से रिलेटेड नए कंप्लायंसेस ऑब्लिगेशन जो फाइनेंस बिल 2025 में प्रपोज किए गए हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। पहले से ही वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वीडीए जैसे क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 30% टैक्स लग रहा था अंडर सेक्शन 115 बीबीएच, जिसमें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होती थी, सिर्फ एक्विजिशन कॉस्ट के अलावा। साथ ही सेक्शन 194 के अंडर 1% टीडीएस भी एप्लीकेबल है अगर किसी भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन का पेमेंट होता है तो। अब नए सेक्शन 285 BAA को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के लिए एनहेंस्ड रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस रखे गए हैं। मतलब जो भी एंटिटीज या प्लेटफॉर्म क्रिप्टो ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करते हैं उन्हें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करनी होगी। ये स्टेप्स लिए गए हैं ताकि टैक्स अथॉरिटीज के पास क्रिप्टो ट्रांजैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड हो और टैक्स इवेजन ना हो। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस के अमेंडमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के बारे में जो फाइनेंस बिल 2025 में प्रपोज किया गया है। मतलब पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूल्स के इंटरप्रिटेशन के लिए ऊपर एक एम्बिग्यूटी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था MS सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर। इस जजमेंट के मुताबिक रियल एस्टेट डेवलपर्स को प्लांट या मशीनरी के लिए किए गए कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस पर ITC नहीं मिल सकता था। इस जजमेंट के मुताबिक रियल एस्टेट डेवलपर्स को प्लांट या मशीनरी के लिए किए गए कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्सपेंस पर ITC मिल सकता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्लैरिटी लाने के लिए एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट प्रपोज किया है जिसमें प्लांट और मशीनरी की जगह प्लांट एंड मशीनरी वर्ड्स यूज किए गए हैं। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ये होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो एंटिटीज प्लांट या मशीनरी के लिए क्रेडिट क्लेम करना चाहती थी उसका क्लेम अब रिजेक्ट होगा। मतलब जो ITC सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पर मिल रहा था अब उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव है, मतलब ये पास्ट ट्रांजैक्शन पर भी एप्लीकेबल होगा। इसका ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट के सब्सटेंस को क्लियर करता है और इंश्योर करता है कि ITC सिर्फ एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी पर मिलेगा, ना कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट के जनरल कंस्ट्रक्शन के ऊपर मिलेगा। दूसरा मेजर इनडायरेक्ट टैक्स का अपडेट है, अगर किसी टैक्स पेयर को सिर्फ पेनल्टी लगती है और कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं थी तो वो बिना कोई पेमेंट किए अपील कर सकता था। पहले बहुत सारे लोग बिना स्ट्रॉन्ग रीजन के अपील फाइल कर देते थे जिस वजह से टैक्स अथॉरिटीज का काम बढ़ जाता था और केसेस पेंडिंग रहते थे, अपील्स ड्रैग होते रहते थे और गवर्नमेंट को पेनल्टी रिकवर करने में दिक्कत होती रहती थी। उसका रिजल्ट क्या होता था? डिपार्टमेंट और ट्रिब्यूनल दोनों का काम स्लो हो जाता था और अननेसेसरी लिटिगेशन बढ़ जाता था। अब अगर आप पेनल्टी के अगेंस्ट एपीलेट अथॉरिटी या एपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करना चाहते हैं तो आपको पहले 10% पेनल्टी का प्री डिपॉजिट पे करना होगा। ये रूल सिर्फ उन केसेस में लागू होगा जिसमें टैक्स डिमांड नहीं है, सिर्फ पेनल्टी इंपोज हुई है। मतलब बिना एडवांस पेमेंट के अपील नहीं हो सकती। टैक्स पेयर के लिए इसका क्या इंपैक्ट होगा कि पहले फेक और अननेसेसरी अपील्स का लोड कम हो जाएगा, सिर्फ जेन्युइन केसेस अपील तक पहुंचेंगे जिससे केस जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पेनल्टी के अगेंस्ट अपील फाइल करना चाहते हैं तो आपको पहले 10% पेनल्टी अमाउंट जमा करना पड़ेगा। ये रूल छोटे बिजनेस और इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है जो पेनल्टी को चैलेंज करना चाहते हैं लेकिन प्री डिपॉजिट अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन याद रहे ये रूल सिर्फ पेनल्टी ओनली केसेस के लिए है जिसमें टैक्स डिमांड नहीं है। और फाइनली बजट 2025 में MSME की लिमिट्स बढ़ा दी गई है। बिजनेस ओनर्स के लिए बड़ी गुड न्यूज है ये। अगर आप MSME हो
या बिजनेस कर रहे हो तो बजट 2025 में आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। अब एमएसएमई बनने की एलिजिबिलिटी बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की लिमिट्स इंक्रीज हो गई है। एमएसएमई का स्टेटस मिलने के लिए एक इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की लिमिट थी। कई ग्रोइंग बिजनेस जल्दी एमएसएमई की लिमिट क्रॉस कर लेते थे, जिस वजह से उनका एमएसएमई का स्टेटस चला जाता था। एमएसएमई होने का फायदा नहीं मिलता था, जैसे लोन, सब्सिडी, क्रेडिट गारंटी और लोअर कंप्लायंसेस बेनिफिट्स। इसका रिजल्ट क्या होता था? स्मॉल और मीडियम बिजनेस जल्दी एमएसएमई कैटेगरी से बाहर हो जाते थे और उनका फाइनेंशियल सपोर्ट कम हो जाता था। बजट 2025 के अंदर अब एमएसएमई का क्लासिफिकेशन और इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट दोनों बढ़ा दी गई है। इन्वेस्टमेंट लिमिट 2.5 टाइम्स बढ़ा दी गई है और टर्नओवर लिमिट 2 टाइम्स बढ़ा दी गई है। अब ज्यादा बिजनेस एमएसएमई के अंडर आएंगे और उनको स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे। बैंक से सस्ता लोन, गवर्नमेंट सब्सिडीज और टैक्स इंसेंटिव्स का फायदा एमएसएमई स्टेटस के थ्रू ले सकेंगे। लेकिन याद रहे, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं ताकि आप गवर्नमेंट बेनिफिट्स का फुल एडवांटेज ले सकें। अगर आप ऑलरेडी एमएसएमई हैं तो नए लिमिट्स के हिसाब से प्लानिंग जरूर करें। तो दोस्तों, बजट 2025 टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ा रिलीफ लेकर आया है, लेकिन कुछ नई कॉम्प्लेक्सिटीज भी साथ में आई है। आपको कौन सा चेंज सबसे ज्यादा बेनिफिशियल लगा, प्लीज कमेंट करके बताइए और ऐसे और अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।